रहे हैं न्यूज अपडेट उत्तराखंड। आपके शहर की हर छोटी बड़ी खबर आइए देखते हैं। उत्तराखंड से ये खबर न्यूज अपडेट उत्तराखंड। पिछले कई दिनों से मेरे खिलाफ एक साजिश के तहत यहाँ कोतवाली विकास नगर में एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके संदर्भ में संक्षेप में अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। लड़की ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, वह उसको मात्र इस अस्पताल में आए हुए 10-12 दिन ही हुए थे। तो पीछे अस्पताल में देख रेख के लिए स्टाफ की बहुत कमी हो गई थी, जिस कारण कि एक स्थान जो रिंग चल रहा था, मैंने अपने वरिष्ठ जो सिस्टर है उनको बोला कि किसी एक को रख लो। इस लड़की ने 2-3 दिन पहले ही रिज्यूम दिया था अस्पताल में, तो इसको बुलवा लिया। तो 8 अगस्त को 2023 को इस लड़की ने ड्यूटी ज्वाइन करी। इसने प्रार्थना की कि सर मेरे को जो है यहाँ पर काम करने का अवसर दें। तो हमने इसको सीनियर स्टाफ की संस्तुति पे हमने इसको मौका दे दिया। तो एक ऑलरेडी पुरानी सीनियर नर्स जो रात की ड्यूटी पर रहती थी वो, और साथ में ये वाली नई लड़की जो पुरानी रात में ड्यूटी पर रहती थी, उसको करीब 12 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, और उसके साथ की जो दूसरी लड़की थी उसकी शादी हो गई थी, इसलिए स्थानांतरित हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि 8 तारीख को इसने ज्वाइन किया, और 12 अगस्त से लेकर और 17 अगस्त तक हम लोग सपरिवार बाहर टूर पे थे, रिश्तेदार भी हमारे साथ थे। तो 18 अगस्त को हम लोग वापस आए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा इससे कोई इंफेक्शन या जान पहचान भी नहीं थी। मैडम को नाम तक भी नहीं जानते इसका कि नाम क्या है। उसके बाद की घटना मैं बताऊँ, करीब 24 अगस्त की बात होगी। इसने ऐसे ही चलते फिरते ही मेरे को कहा कि सर मेरे को ना कुछ एडवांस की आवश्यकता है, और करीब इसने 20,000 रुपये कहा कि मेरे एडवांस दे दीजिए मेरे को, और मैं धीरे धीरे अपनी तनख्वाह में से कटवा दूँगी और वापस कर दूँगी। मैंने कहा अभी तो तुमको थोड़े से दिन हुए हैं ज्वाइन किए हुए, कोई इस तरह का एडवांस अभी नहीं दिया जा सकता। इसने कहा मेरे को हॉस्पिटल में दिखाना है और उसके लिए मेरे को वहाँ पे खर्चा चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं, हमारा इस तरह का सिस्टम नहीं है कि नए स्टाफ को तुरंत जो कोई दिया जाए। तो हमने साफ उसको मना कर दिया। मैंने कहा बाद में देख लेंगे, अभी तुम कहीं से इंतजाम कर लो। तो बात वहीं पर समाप्त हो गई। 25 तारीख की बात है, 25 तारीख 2023 की बात है। फ्राइडे का दिन था और पेशेंट थोड़े ज़्यादा थे उस दिन, क्योंकि शनिवार को अवकाश रहता है, तो फ्राइडे को थोड़े पेशेंट ज़्यादा होते हैं। तो करीब में यहाँ 8:45 बजे तक यहाँ पर मैंने पेशेंट देखे। इसने अपने कंप्लेंट में तो 7:30 का टाइम दिया है कि 7:30 बजे में अकेली थी, लेकिन सीसीटीवी में स्पष्ट दिखता है कि 8:30 बजे जो सीनियर दूसरी नर्स थी वो भी यहाँ पर उपलब्ध थी। उससे पहले एक महिला पेशेंट आई थी, यहाँ जीवनगढ़ अंबाड़ी के आसपास की थी, उसको भी पाइल्स की प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा कि तो लड़की अभी नहीं है, इसके साथ तो देखना ठीक नहीं रहेगा, चेकअप करना ठीक नहीं रहेगा, उसको भी इंस्ट्रूमेंट का औजारों का भी कोई पता नहीं है। तो हमने जो सीनियर नर्स है जो 12 साल से काम कर रही है, हमने उसकी प्रतीक्षा करी, उसको फ़ोन करके बुलवाया। तो वो जब आई, जब इसने इसी को दूसरी जो जूनियर है जिसने जो एक कंप्लेंट करी, जिसने उसको पूछा कि तू कहाँ है, कहते मैं तो मार्केट आ रखी हूँ। तो मार्केट क्यों आ रखी है, वहाँ तो लेडीज पेशेंट बैठी हुई है और तू मार्केट में घूम रही है। खैर मैं खाना लेने आ रखी हूँ। खैर ये बात मेरे को उस टाइम नॉलेज में नहीं आई, ये बाद में पता चली। तो जब सीनियर नर्स वो आ गई तो उसके साथ में ही मैंने पाइल्स वाले पेशेंट का चेकअप किया, और एक अल्ट्रासाउंड का पेशेंट था। उससे पहले उसकी मैं कच्ची रिपोर्ट अंदर बैठ के बना रहा था, ऐसे ही कुर्सी में बैठ के, क्योंकि मैं तो रफ लिख के देता हूँ। तो रफ लिखा हुआ कागज़ जो है अगर यहाँ आता है, उस लड़का बाहर बैठा होता है वो टाइप करता है। तो मैं वहाँ वेट कर रहा था। तो ये लड़की मेरे पास आती है अंदर अल्ट्रासाउंड के कमरे में, और ऐसे बोलने लगती है सर मेरे जो है पेट के निचले हिस्से में दाहिनी तरफ को बहुत जोर का पेन हो रहा है। तो अच्छा, जैसे ये कहती है उसके साथ साथ ही वो सीनियर नर्स भी अंदर आ जाती है कमरे में। तब कमरे में मेरे पास जो है दो लोग हैं, एक वो नई लड़की है और एक ये पुरानी सिस्टर है। तो उसी ने जो नई लड़की है उसने अपनी कमी जैसे ऊपर करी, और मैं तो ऐसा कहा तो पेशेंट तो है नहीं है, तो स्टाफ का ही मैं चल बैठे बैठे देख लेता हूँ। तो उसने थोड़ा सा ऐसा कपड़ा ऊपर करा, थोड़ा सा उसने पजामा सा नीचे करा, मैंने ऐसे इसको देखा। तो वहाँ उसके पेट में लंबा सा चीरे का निशान था, जैसे कि किसी का बच्चेदानी का ऑपरेशन हो या सिजेरियन का ऑपरेशन हो, मतलब इतना बड़ा 6-7 इंच लंबा है चीरे का निशान। और वो भी साफ सुथरा निशान नहीं था, ऐसे कटपट वाला निशान था, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे कोई घाव जो पक सा गया हो।
तो मैंने उसको थोड़ा दबा दबा के देखा, उस सीनियर नर्स के उपस्थिति में ऐसे करके देखा मैंने, तो ऐसे कोई खास दर्द था नहीं, तो मुझे लगा आंखों का सूजन वूजन होगा, उसी वजह से दर्द हो रहा होगा इसको। तो वो बात वही ख़त्म हो गई। और मैंने कहा जो सीनियर नर्स है उसको बोला मैंने कहा अंदर सैंपल की अलमारी है, उसमें से कुछ सैंपल की दवाइयाँ ढूंढ के दे दो इसको। तो सैंपल की दवाइयाँ उसने ढूंढ के दी, एक दवाई थी नहीं तो पर्ची लेके आई, पर्ची में लिख के दी मैंने 6 गोली है, मेडिकल स्टोर से ले लेना। तो पर्ची पे भी और बात खत्म हो गई, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मैंने साइन इन कर, हम लोग घर चले। बात आती है 26 तारीख की। 2 पेशेंट वार्ड में भर्ती थे, कुल 2 पेशेंट थे, वो भी उल्टी दस्त के पेशेंट थे। तो सुबह मैं करीब 8:30 पौने 9 बजे गया उन मरीजों को देखने के लिए, पीपी वगैरह ठीक है कि नहीं उनका, तो क्योंकि तब तक दिन का स्टाफ नहीं आता है। और ये दोनों लड़कियां जो है नाइट ड्यूटी पे थी, मतलब ये जो जिसने कंप्लेंट करी वो भी, और एक दूसरी जो सीनियर सिस्टर है वो, तो सुबह तक वही उपस्थित रहते हैं। तो मैंने वो जब पेशेंट को राउंड करके देखा, सब ठीक थे पेशेंट वगैरह, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने वैसे ही उसको पूछ दिया, सामने दोनों खड़ी थी, मैंने तबीयत कैसी है? फिर कहने लगी सर मैंने तो दवाई ही नहीं खाई। मैंने कहा भाई दवाई क्यों नहीं खाई? कह रहा जी मैं तो घर जाके खाऊंगी। चलो कोई बात कर लेते थे। और वो जो जिनको हमने बुला रखा था उनको डांट रहे, छेड़छाड़ क्या करा, तूने खुद ही कहा कि मेरा चेकअप करो। तेरा चेकअप किया, वो भी सीनियर नर्स साथ में थी। मैडम ने भी समझाया कि ये समझाया उसको, मैडम भी चली गई थी, बेटा भी चला गया था वहाँ, हमने ड्यूटी उनके कमरे में जहाँ ये लोग खड़े थे। तो उसको समझाया कि भाई देखो, सबसे पहले तो ये बता, जब तेरे पेट में दर्द था तो सर के पास एग्जामिन करने क्यों, चेकअप कराने क्यों गई? तूने अपनी सीनियर नर्स को क्यों नहीं बताई परेशानी कि मेरे पेट में दर्द है? और दूसरी बात, सीनियर नर्स क्या करती, या तेरे को कुछ समझ नहीं है कि जब मैं लेडी डॉक्टर पहले से अस्पताल में है तो पहले तो मैडम को दिखा, मैडम को कोई बात समझ नहीं आएगी तो सर से सलाह ले सकते हैं, तुम सीधे सीधे कैसे चले गई सर के पास? तो फिर वो चुप हो गए एकदम से। तो उसके बाद फिर वो लोग बाहर निकल गए, और बाहर निकल के पता चला कि उन्होंने तो अगले दिन जो है 27 तारीख को तहरीर दे दी वहाँ थाने चौकी में, कि मेरे साथ जो है मेरे प्राइवेट अंगों को टच किया। अरे भाई प्राइवेट अंगों ही बताओ, जहाँ आपने बेल्ट पहन रखी है इसी जगह पे वो चेहरे का निशान है लंबा चौड़ा, अब वहीं हम दबा रहे हैं, वहीं उसके जो है नीचे का पार्ट शुरू हो जाता है, मुश्किल से एक अंगुल की भी जगह नहीं होती। अगर ऐसे ऐसे आपका हाथ करेगा क्या, उन तो डॉक्टर है भाई, चेकअप नहीं करेंगे तो बीमारी का पता कैसे चलेगा क्या है क्या नहीं है? हजारों मरीजों को देखते हैं। ये बताइए, जब आपने छेड़खानी में 354 में मुकदमा दर्ज करा, तहरीर तो एक ही होती, तहरीर 2 तो हो नहीं सकती, 354 में मुकदमा दर्ज करा, तो उसमें जो है गांव की लेडीज औरतें वगैरह इकट्ठी करके उसको जो है दबाव डाल के तीसरे दिन जो है उसको जो है 376 में डाल रहे हो आप उसको। अच्छा, जब 376 में आपने दर्ज कर ही दिया मुकदमा, तब कोई मुझे कहेगा कि आप थाने आइए, आपसे बात करनी है, आप अपना पक्ष रखिए, तो मेरे को तो किसी भी जानकार ने ये सलाह नहीं दी कि आप थाने जाइए, आपको तो आप वहीं बैठा लेंगे, आप तो न्याय के लिए भी नहीं जा पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि क्या न्यायालय में जाना क्या फरार माना जाता है? क्या अधिकार नहीं किसी व्यक्ति को अपनी रक्षा करने के लिए? तो कहने का मतलब है हम कोई फरार नहीं थे, हम न्यायालय की शरण में गए थे। अच्छा, फिर न्यायालय में हमारी जो डेट लगी वो 1 तारीख की डेट थी। तो 1 तारीख की जो डेट थी उसमें बाद में पता चला, FIR में तो केवल 354 ही है, बाद में पता चला कि उसमें जो है 376 भी जोड़ दी गई है। तो हमारे वकील ने कहा ये तो अधूरी पिटीशन हो गई आपकी, क्योंकि अभी तो 354 में करा हमने, फिर बाद में फिर 376 वाला कागजात पहुँच जाएगा तो फिर दोबारा से हो जाएगा। तो आप एक ही बार में इसको जो है फाइल हम वापस मंगवाते हैं, जैसे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं और दोबारा से फाइल जो है सबमिट करते हैं 354 और 376 की दोनों मिला के। 5 तारीख की डेट लगी, तो 5 तारीख को जो है जज हाई कोर्ट के जज ने कोई निर्णय नहीं लिया उसके ऊपर। प्राइवेट वकील ने कहा कि सर हमको तो हम जवाब तैयार नहीं कर पाए, हमको आपत्ति दर्ज करने के लिए 1 सप्ताह का समय दीजिए। और वो ऐसा ही फिर सरकारी वकील ने भी कह दिया कि हाँ जी हमें भी उसको मजबूर में बोलना पड़ा, हमें भी 1 सप्ताह का समय दीजिए। अब जैसा आपने देखा कि भाई बीच में छुट्टियां हैं, ऑलरेडी केस सब लगे हुए हैं, जगह नहीं है, बीच में जन्माष्टमी का था, तो उन्होंने सीधा जो है इसको 19 तारीख की डेट दे दी। लेकिन अगली डेट 19 तारीख की दे दी अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन की सुनवाई के लिए। लेकिन इस वाले तो अपने ढंग से ढूंढते ही है कि भाई कहाँ गया है, क्योंकि यहाँ तो केस रजिस्टर्ड था, और ऊपर से पूरा मार्केट में या गांव के लोग, आपके रिश्तेदार, महिलाएं वगैरह आके पूरा धमाल मचा रहे थे, सामने आके बैठ रहे, धरना दे रहे, मार्केट में घूम रहे, पुलिस वालों पे डिस्कस कर रहे, जैसे कि वीडियो वगैरह में दिखता है। तो फिर हमने जो है सुप्रीम कोर्ट जाना उचित समझा, तो सुप्रीम कोर्ट में हम गए। वहाँ पर एक बड़ी लॉ कंपनी है VKC के नाम से, तो उसमें हमने संपर्क किया, तो उन्होंने काफ़ी पहुँचे उन लोगों के बड़े वकील हैं, तो उनसे हमने संपर्क किया। मैंने कहा तो इसमें राहत ही नहीं करा, ऐसे कैसे जज कर सकते हैं,
आपको तो राहत मिलनी चाहिए थी। अगर उनको समय दिया है तो आपको भी समय देना चाहिए था। तो 11 तारीख को अप्लीकेशन सबमिट हो गया, 13 को सुनवाई हुई, एक दिन के गैप में सुनवाई हो गई। और सुनवाई होते ही जो है 2 जज की बेंच थी और संवैधानिक बेंच थी, और उसमें चीफ जस्टिस का फैसला था कि अगर किसी दूसरी पार्टी को आप राहत दे रहे हो तो इस पार्टी को भी राहत दीजिए, समय दे रहे हो तो इनको भी समय दीजिए। उन्होंने तुरंत ही जो है 2 लाइन में लिख दिया कि भाई इनको जो है जब तक हाई कोर्ट फैसला नहीं करता तब तक इनको इंटरिम राहत दी जाती है, इंटरिम प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो हमको मिल गया फैसला उसका, कुछ ना देर में घर में आ गया यहाँ उस कागज़ को लेकर, तो मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई। अभी 19 तारीख की अब जो बात है, 19 तारीख को वहाँ सुनवाई थी तो जजमेंट आते आते वो 20 तारीख हो गई। तो 19 तारीख को जो जजमेंट दिया हाई कोर्ट ने, वो पूरा जजमेंट ही दिया उन्होंने, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें कोई डेट के पीछे के लिए पेंडिंग रखी हो। उन्होंने सीधे सीधे मेरी अग्रिम जमानत मंजूर की, और अग्रिम जमानत भी पूरी तब तक की जब तक ये पूरा प्रकरण चलेगा, पूरा केस चलेगा, तब तक के लिए अग्रिम जमानत है इसमें। तो नंबर 1 बात तो ये, इस चीज़ के लिए मैं माननीय हाई कोर्ट का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी बात को सुना, हमारे वकीलों की बात को समझा, और जो हमने सबूत उनके सामने रखे उस बात पर उन्होंने विश्वास किया और निर्णय लिया।